हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कई ऐसी महिलाएं आई हैं जिन्होंने कामयाबी पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है। जी हाँ, पैसे से लेकर अपनी इज्जत तक बेच दी। आज हम आपको एक ऐसी महारानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि सबसे अलग थी। आप चौंक जाएंगे कि इस रानी ने अपने बेटे के साथ ही जिस्मानी रिश्ते बना लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोसिम सुल्तान की। दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी मूवीज बनी हैं। इस कहानी में रोमांच है, प्यार है और सच्चाई भी है कि आपकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये रोचक सफर। दोस्तों, उस्मानिया सल्तनत यानी कि ऑटोमन एम्पायर कई सदियों तक कायम रहने वाली एक बड़ी सल्तनत थी जिसमें उसने यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका के बड़े हिस्से पर हुकूमत की और दूरगामी प्रभाव छोड़े। उस्मानिया सल्तनत के दौर के विभिन्न किरदार आजकल टीवी ड्रामों सीरीज के विषय हैं। इन्हीं में से एक सीरीज सुल्तान अहमद प्रथम और खासतौर पर उनकी पत्नी कोसिम सुल्तान की जिंदगी पर बनी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कोसिम सुल्तान बहुत ही खूबसूरत थी और यही उनकी ताकत थी। जी हाँ, अपनी जिस्म की खूबसूरती दिखाकर वो कई लोगों को घायल कर देती थी। वो हद से ज्यादा खूबसूरत थी। आपको बता दें कि एक बार उनके देश पर दुश्मनों ने हमला किया जिसके बाद कोसिम सुल्तान को बंदी बना लिया गया। वो मात्र 15 साल की थी। उनके सामने उनके पिता को मार दिया गया। वो समझ ही नहीं पाई कि ये हो क्या रहा है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उन्हें तुर्की ले जाया गया जहाँ पहली बार उन पर वहाँ के राजा की नजर गई। सुल्तान उन्हें देखकर पागल हो गया। सुल्तान ने तय किया कि इससे मैं शादी करूंगा। जी हाँ दोस्तों, सुल्तान ने कोसिम को अपने महल में बुलाया। उनसे बोले कि तुम मुसलमान बन जाओ, लेकिन कोसिम ने मानी तो सुल्तान को बहुत गुस्सा आया। उसने कोसिम के साथ रात भर संबंध बनाए। सुल्तान ऐसे पागलों की तरह कोसिम के साथ संबंध बना रहा था कि कोसिम की चीख बाहर तक आ रही थी। जी हाँ, बहुत बुरी तरह से सुल्तान ने कोसिम को प्यार किया। आप कह सकते हैं कि वो अपनी हवस पूरी कर रहा था। बाद में कोसिम को भी पता चल गया कि अब कुछ नहीं बचा, इसीलिए वो इस्लाम कबूल कर चुकी थी। उसके बाद दोस्तों रियल खेल शुरू होता है। सुल्तान और कुसुम के 7 बच्चे हुए। कुसुम अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि सुल्तान का सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनेगा जो किसी और रानी से पैदा हुआ था। लेकिन कोसिम को यह भी पता था कि वो लड़का कोसिम को पसंद करता था। आप यकीन नहीं कर पाओगे, कोसिम ने उसके साथ संबंध बना लिया। जी हाँ, सालों तक उसके साथ सोती रही और अंत में उसको मार दिया। कहा जाता है कि कोसिम के संबंध में कई सारे सैनिकों के साथ भी थे। अंत में जाकर कोसिम ने अपने बेटे को सुल्तान बना दिया। आज भी कई लोगों को लगता है कि कोसिम ने सल्तनत से बदला लिया, लेकिन कईयों को लगता है कि उन्होंने सिर्फ अपनी खूबसूरती का फायदा उठाया। चाहे जो भी हो, लेकिन ये बात सच है कि कोसिम ने सबको हिलाकर रख दिया था। इस सीरीज में सुल्तान अहमद अपने आसपास के लोगों और सल्तनत के बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बैठने वालों की तरफ से लगातार अपने छोटे भाई को कत्ल करने के दबाव में नजर आते हैं। विश्व के इतिहास में कई समाज में भाइयों, बाप बेटों और दूसरे रिश्तेदारों में तख्त के लिए हत्या और जंग के उदाहरण मिलते हैं। तो उस्मानिया सल्तनत के इतिहास में इस तरह की घटनाओं के कई उदाहरण हैं। बात शुरू करते हैं सुल्तान अहमद प्रथम के पिता सुल्तान महमद तृतीय के गद्दी पर बैठने से। साल 1595 का एक दिन उस्मानिया सल्तनत अपनी बुलंदियों पर है। ये वो दिन है जब उस समय की सुपर पावर की सत्ता सुल्तान मुराद तृतीय की मौत के बाद उनके बेटे महमद की मिल गई, जो अब सुल्तान महमद तृतीय हैं। लेकिन इस दिन को इतिहास में जिस वजह से याद रखा जाएगा वो शायद इस्तांबुल में शाही महल में नए सुल्तान के आने से ज्यादा वहां से 19 शहजादों के जनाजों का निकलना था। ये जनाजे नए सुल्तान महमद तृतीय के भाइयों के थे, जिन्हें सल्तनत में उस समय प्रचलित भाइयों के कत्ल की शाही परंपरा के तहत नए सुल्तान के तख्त पर बैठते ही बारी बारी से गला घोंटकर मार दिया गया। उस्मानिया सल्तनत के इतिहास पर लिखी गई किताब लॉर्ड ऑफ द होराइजन्स पूर्व और पश्चिम के आका में लेखक जेसन गुडविन ने इतिहास के विभिन्न स्रोतों के संदर्भ में शहजादों की मौत की कहानी सुनाते हुए लिखा कि शहजादों को एक एक करके सुल्तान के सामने लाया गया। उनमें से उम्र में सबसे बड़े शहजादे ने, जो खूबसूरत और तंदुरुस्त था, उसने अनुरोध किया कि मेरे आका, मेरे भाई जो अब मेरे पिता के समान ही, मेरी जिंदगी इस तरह खत्म मत करो। गम से निठाल सुल्तान ने अपनी दाढ़ी नोच ली, लेकिन जवाब में एक शब्द नहीं बोला। जेसन उस दिन का जिक्र जारी करते हुए लिखते हैं कि गलियों में ये जनाजे जाते हुए देखकर इस्तांबुल के शहरियों के दिल दहल गए। इतिहासकार लेस्ली पी पेयर्स ने अपनी किताब इंपीरियल हरम विमेन एंड सोवरेनिटी इन दी ऑटोमन एम्पायर में उस समय तैयार की गई रिपोर्ट का संदर्भ दिया है कि सुल्तान मुराद तृतीय के जनाजे के एक दिन बाद ही जब उनके 19 शहजादों के जनाजे निकले तो उस समय सुल्तान मुराद तृतीय के जनाजे की तुलना में इस्तांबुल के शहरियों की दोगुनी संख्या बाहर आई और हर एक आंख आंसुओं से भरी हुई थी। 9 शहजादों की मौत 1595 से 21 साल पीछे जाएं तो पता चलेगा कि सुल्तान महमद तृतीय के पिता सुल्तान मुराद तृतीय के शासन का पहला दिन भी इससे कुछ अलग नहीं था। उन्होंने भी ऐसे ही मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ा। सुल्तान मुराद के पिता उस्मानिया सल्तनत के 11वें सुल्तान सलीम द्वितीय की मौत सन 1574 में 50 साल की उम्र में हुई। सल्तनत की बागडोर उनके सबसे बड़े बेटे मुराद तृतीय के हाथ में आई, जो अपने बाद वाले भाई से 20 साल बड़े थे और उनकी सत्ता को जाहिरी तौर पर कोई खतरा नहीं
नहीं था, लेकिन फिर भी फिंकल लिखती हैं उन्होंने अपनी तख्त नशीनी पर अपने सब भाइयों को मरवा दिया, जिन्हें फिर अपने पिता सुल्तान सलीम द्वितीय के बराबर में दफन किया गया। इतिहासकार कैरोलाइन फिंकल ने अपनी किताब उस्मान का ख्वाब उस्मानिया सल्तनत की कहानी 1300 से 1923 में सुल्तान सलीम द्वितीय के यहूदी हकीम डोमिनिको हीरो सुलेमानी के संदर्भ से शहजादों की मौत का दृश्य कुछ यूं बयान किया, लेकिन सुल्तान मुराद ने जो रहम दिल थे खून बहाना बर्दाश्त नहीं किया। 18 घंटे इंतजार किया। इस दौरान वो ना तख्त पर बैठे और ना ही शहर में अपने आने का ऐलान किया। अपने 9 भाइयों की जान बचाने के तरीकों पर विचार करते रहे। उस्मानिया सल्तनत के कानून के तोड़े जाने के डर से उन्होंने रोते हुए अपने कर्मियों को शहजादों का गला घोंटकर मारने के लिए रवाना कर दिया और इस काम के लिए उनके कर्मियों के इंचार्ज अपने हाथों से 9 रुमाल दिए। मुराद और उनके मेहमत के भाइयों की छोटी छोटी खबरें बताती हैं कि सल्तनत में उस अफरा तफरी से बचने की क्या कीमत अदा की गई जो अक्सर किसी नए सुल्तान की तख्त नशीनी के समय पैदा होती थी। भाइयों के कत्ल की पृष्ठभूमि क्या थी? दर्जनों शहजादों और शहजादियों की इन मौत के बारे में अहम बात यह है कि शहजादों का मारा जाना किसी बगावत या किसी और जुर्म का नतीजा नहीं था, बल्कि उनमें से कुछ तो गलती करने के काबिल भी नहीं थे। जिस कानून या परंपरा के तहत इन शहजादों और शहजादियों को मारा गया उसकी नींव लगभग 100 साल पहले 15वीं सदी में सुल्तान महमद द्वितीय के दौर में रखी गई, जिन्होंने सन 1481 में अपनी मौत से कुछ साल पहले आदेश दिया था कि जिसके तहत नया सुल्तान अपने भाइयों को मार सकता था। फिंकल ने लिखा है कि सुल्तान महमद द्वितीय ने अपने उत्तराधिकारी का नाम उजागर नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अपनी मौत के कुछ साल पहले उत्तराधिकारी के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर दिया, जिसमें उन्होंने ये कहते हुए भाइयों को मारने की इजाज़त दी कि उनका जो भी बेटा सुल्तान बने वो ठीक करेगा अगर वो दुनिया की बेहतरी के लिए बाकियों को मार देता है। तुर्की में इतिहास में और कानून के एक विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर अकरम बोरा अंकजी ने इस परंपरा के बारे में एक लेख लिखा। सुल्तान महमद द्वितीय ने अपने शब्दों में यह कानून व्यवस्था विश्व व्यवस्था की बेहतरी के लिए बताया और सुल्तान के अनुसार उलेमा की अक्सर तादाद इसके हक में है, इसके लिए इसकी कार्रवाई की जाती है। डॉक्टर अकरम का यह लेख तुर्की अखबार रोजनामा सुबह की वेबसाइट पर प्रकाशित भी हुआ था। डॉक्टर अंगजे लिखते हैं कि बेशक भाइयों के कत्ल का कानून उस्मानी इतिहास के सबसे विवादित विषयों में से एक है। सल्तनत के इतिहास में कई बार इस तरह की घटनाएं हुई जिनमें से ज्यादातर को ठीक समझा गया, लेकिन कुछ मौतें या हत्याएं ऐसी हुई जिन्हें गलत समझा गया, कई बार आलोचना की गई। उन्होंने आगे लिखा कि किसी शहजादे के मारे जाने के लिए उसका कुछ गलत करना जरूरी नहीं था और कई बार सिर्फ इस खतरे की वजह से मारने को सही समझा गया कि वो शहजादा भविष्य में बगावत कर सकता है। लेकिन सुल्तान महमद द्वितीय ने इस कानून की जरूरत को क्यों महसूस समझा? इसको समझने के लिए हम एक घटना की मदद ले सकते हैं। इसके लिए हमें उस्मानिया सल्तनत के इतिहास में लगभग 70 साल और पीछे जाना होगा, जब जुलाई 1402 में अंकारा के करीब उस्मानी बादशाह सुल्तान बायजीद और सुल्तान तैमूर के बीच एक बड़ी जंग हुई। तैमूरलंग और उस्मानिया सल्तनत। कैरोलाइन फिंकल लिखती हैं कि तैमूरलंग अपने घर से जंग की मुहिम पर निकले तो उसके 30 साल के बाद वो चीन और ईरान से होते हुए अनातोलिया में उस्मानी सुल्तानों के इलाके तक पहुंचे। फिंकल कहते हैं कि तैमूरलंग अपने आप को चंगेज खान का वारिस समझते थे और इसी वजह से उनके ख्याल में अनातोलिया सल्जूक मंगोल इलाकों पर उनका हक था। उन्होंने अनातोलिया की विभिन्न रियासतों के बीच मतभेद का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन उस्मानी सुल्तनत बायजीद की नजर भी उन्हीं रियासतों पर थी। फिंकल बताती हैं कि इसका निष्कर्ष ये निकला कि तैमूरलंग और बायजीद की फौजें 28 जुलाई 1402 को अंकारा के पास आमने सामने आ गईं। इस जंग में सुल्तान बायजीद की हार हुई और वो इसके बाद ज्यादा देर जिंदा नहीं रहे। उनकी मौत कैसे हुई? फिंकल कहती हैं कि इसके बारे में कई मत हैं, लेकिन आज के विषय के संदर्भ में अहम बात यह है कि उस्मानिया सल्तनत एक मुश्किल दौर में दाखिल हो गई। अगले 20 साल तक उस्मानिया सल्तनत को गृह युद्ध की वजह से भारी तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ा। डॉक्टर अंगजे लिखते हैं कि बायजीद प्रथम के चारों बेटों के अपने हजारों समर्थक थे और वो सालों तक आपस में लड़ते रहे। गृह युद्ध के अंत में सुल्तान का सबसे छोटा बेटा महमद प्रथम अपने भाइयों को हराकर 1413 में उस्मानिया सल्तनत का अकेला वारिस बना। सुल्तान महमद प्रथम को उस्मानिया सल्तनत की अपने पिता सुल्तान बायजीद के दौर में जो सीमाएं थीं उन तक पहुंचने में और कई साल जद्दोजहद करनी पड़ी। देखने के लिए शुक्रिया।